हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित गौतम, रेजोनेंस हिंदी पीसीसीपी फैकल्टी। और आज हम बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर कि व्याकरण के अंदर क्लास 9th में एक नया टॉपिक इस बार ऐड हुआ है और उस टॉपिक का नाम है शब्द और पद। पहले ये टॉपिक क्लास 10th में था, इस बार इसको क्लास 9th में स्टार्ट किया है। बहुत ही अच्छा टॉपिक, शब्द एवं पद। सबसे पहले हमने जब वर्ण विचार पढ़ा तो वर्ण विचार के अंदर भी हम लोगों ने स्टार्ट किया था व्याकरण से कि व्याकरण क्या है। व्याकरण जो है वो किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, शुद्ध रूप से बोलना, शुद्ध रूप से समझाना सिखाती है, उसे हम व्याकरण शास्त्र कहते हैं। और व्याकरण 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 3 चीजों पर व्याकरण डिपेंडेंट है। इसमें है वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण के अंदर हम लोग वर्णों की परिभाषा, वर्णों के प्रकार, स्वरों के प्रकार, व्यंजनों के प्रकार, अनुस्वार, अनुनासिक, र के विभिन्न रूप, नुक्ता, आगत ध्वनि, इन तमाम चीजों के बारे में वर्ण विचार में पढ़ते हैं। और वर्णों के संयोग से एक शब्द बनाना हम जानते हैं। तो वर्ण जो है वो इस व्याकरण की या भाषा की सबसे छोटी इकाई। और जब वर्ण सीखा तो वर्ण के बाद बात आएगी शब्द की, जो कि हमारे इस क्लास 9th के अंदर पहला टॉपिक है। तो हम बात करते हैं कि शब्द क्या है और शब्द जो है वो किस प्रकार से पहचाने जाते हैं। सबसे पहले शब्द का अर्थ एवं परिभाषा। शब्द का अर्थ एवं परिभाषा। शब्द के अर्थ और परिभाषा को अगर हम समझें तो इसमें हम देख सकते हैं कि वर्णों का ऐसा सार्थक समूह जो व्यवस्थित या क्रमबद्ध हो, उसे शब्द कहा जाता है। शब्द वाक्य से बाहर रहकर पूरी तरह स्वतंत्र होता है। जैसे हम लोगों ने देखा कि र प्लस आ प्लस म प्लस अ। अब इसके अंदर 1 2 3 4, इन चारों अल्फाबेट को जोड़ करके एक शब्द की उत्पत्ति हुई। र के अंदर आ की मात्रा लगाएंगे तो शब्द वर्ण बनेगा रा। म के अंदर अ की मात्रा लगाएंगे और इन दोनों को जोड़ करके एक नए शब्द की उत्पत्ति हुई, जो कि हमारी परिभाषा के अनुसार लिखा हुआ है कि वर्णों का समूह। तो डेफिनेटली ये वर्णों का समूह हुआ और सार्थक होना चाहिए। हम नाम से स्पष्ट है कि राम पुल्लिंग में है, राम किसी व्यक्ति का नाम है, तो हम कह सकते हैं कि यह सार्थक भी हुआ। और
मात्राओं का क्रम, मात्राओं की व्यवस्था और शब्दों का अरेंजमेंट ये पूरी तरह से सही रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये व्यवस्थित भी है, क्रमबद्ध भी है और किसी वाक्य का प्रयोग भी नहीं हो रहा या इस शब्द से कोई किसी प्रकार का वाक्य भी नहीं बनाया जा रहा, तो इसका मतलब ये पूरी तरह से स्वतंत्र भी है, तो इसको हम शब्द कह सकते हैं, अर्थात ये शब्द कहा जाएगा। क्लियर? तो वर्णों का सार्थक समूह हो, व्यवस्थित हो, क्रमबद्ध हो और किसी प्रकार के वाक्य में ये जुड़ा हुआ नहीं हो, तो इसका मतलब कोई इंडिपेंडेंट कोई अल्फाबेट से जुड़ा हुआ वर्ड है, इट मींस उसको हम शब्द कह सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में है शब्दों के प्रकार। शब्दों के प्रकार। अब शब्दों के प्रकारों को 4 भागों में विभाजित किया हुआ है। कितने भागों में? 4 भागों में। सबसे पहला है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। दूसरे नंबर पर है रचना के आधार पर। थर्ड नंबर पर होगा अर्थ के आधार पर और फोर्थ नंबर पे है प्रयोग या विकार के आधार पर। प्रयोग या विकार के आधार पर। ठीक है। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो है वो 5 प्रकार के बताए गए। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के शब्द बताए गए। इसमें है सबसे पहले तत्सम शब्द, दूसरे नंबर पे तद्भव शब्द, थर्ड नंबर पे है देशज, फोर्थ विदेशज और 5वें नंबर पे है संकर शब्द। इस प्रकार से स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर अगर शब्दों की भेद या शब्दों के वर्गीकरण की बात आती है तो वो 5 प्रकार के शब्द इसमें आते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। इसी प्रकार से रचना के आधार पर अगर शब्दों का वर्गीकरण देखें तो इसमें है पहले नंबर पर रूढ़ शब्द। कौन सा शब्द? रूढ़ शब्द, यानी कोई परंपरागत अनुसार कोई शब्द होते हैं। दूसरे नंबर पर है यौगिक शब्द और थर्ड नंबर पे है योग रूढ़ शब्द। ठीक है। इसी के साथ साथ अगला बात करते हैं हम अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद या शब्दों की किस प्रकार से गणना की जा सकती है। तो अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के सार्थक शब्द, और इन सार्थक शब्दों के अंदर कौन कौन से हो गए? पर्याय, विलोम, अनेकार्थी, एकार्थी, शब्द युग्म, समश्रुति भिन्नार्थक या समरूपी भिन्नार्थक शब्द और दूसरे नंबर पे है
निरर्थक शब्द। और सबसे अंतिम बचा प्रयोग के आधार पर या विकार के आधार पर, तो इसमें हो गया पहले नंबर पर विकारी शब्द। कौन से शब्द? विकारी शब्द। विकारी शब्द के अंदर कौन कौन से हो गए? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसी प्रकार से दूसरे नंबर पे हो गया अविकारी शब्द। कौन से शब्द? अविकारी शब्द। और अविकारी शब्दों के अंदर हम नाम दे सकते हैं क्रिया विशेषण या अव्यय। इस प्रकार से शब्दों का वर्गीकरण या शब्दों के भेद यहां पर हम शब्दों के प्रकार में रख सकते हैं। ठीक है। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के, रचना के आधार पर 3 प्रकार के, अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के और प्रयोग के आधार पर भी 2 प्रकार के। इस तरह से शब्दों का वर्गीकरण हुआ, शब्दों के प्रकारों को हमने विभाजित किया। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद हम कि एक्चुअल में पद क्या है। पद का अर्थ एवं परिभाषा। पद का अर्थ एवं परिभाषा इसमें है वे सार्थक वर्णों का व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह जो किसी सार्थक वाक्य में प्रयुक्त होकर, किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर एक इकाई या व्याकरणिक भाग के रूप में कार्य करता हुआ दिखाई दे। उसे पद कहा जाता है। क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त होने पर वाक्य में प्रयुक्त होने के पश्चात वाक्य में प्रयुक्त होने के पश्चात वह शब्द स्वतंत्र नहीं रहता है। स्वतंत्र नहीं रहता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका हम। राम बाजार जा रहा है। अब इसके अंदर राम ये भी पद है, बाजार ये भी पद है, जा रहा है ये भी पद है। तो 3 पदों से मिलकर के एक वाक्य का निर्माण किया जा रहा है। तो इन तीनों को इंडिविजुअल हम शब्द नहीं कहेंगे,
क्योंकि ये व्याकरण का एक हिस्सा बन चुके हैं। राम को मैं बोलूं कि राम, तो दैट टाइम वो शब्द होगा, लेकिन मैं बोलूं उसी पल कि राम खड़े हो, तो फिर वो शब्द न रह करके एक वाक्य का हिस्सा बन जाता है। तो वाक्य का हिस्सा बन जाने के बाद में उस वाक्य के अंदर जिस शब्द में अंडरलाइन की गई हो, तो वहां पर आपको वो पद लिखना है। वहां आप ये नहीं कहोगे कि ये शब्द है। अगर आप शब्द लिख कर के आओगे तो वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो शब्द जो है वो तब तक स्वतंत्र होते हैं जब तक वाक्य का हिस्सा नहीं होते। वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद में वे सभी शब्द पद में परिवर्तित हो जाते हैं। हमें उनको पद बोलना चाहिए। व्याकरणिक भाषा के रूप में यही शब्द और पद के अंदर अंतर है कि शब्द स्वतंत्र होते हैं, पद स्वतंत्र नहीं होते। ठीक है। दूसरी चीज, शब्द जो है वाक्य का हिस्सा नहीं होते, पद वाक्य का हिस्सा होते हैं। दोनों में समानांतर क्या है कि दोनों ही वर्णों से मिलकर के बने हुए, वर्णों का सार्थक समूह, वर्णों का व्यवस्थित क्रमबद्ध, लेकिन अंतर इतना सा है कि वो वाक्य के साथ जुड़े होते हैं, जबकि शब्द वाक्य के साथ उसका कोई तोल नहीं हो सकता। ठीक है। नेक्स्ट, हम लोगों ने प्रकारों को देखा। प्रकारों के बारे में भी हमने अध्ययन किया कि तत्सम, तद्भव। तत्सम मतलब ऐसे शब्द जो संस्कृत शब्दांश है, जो संस्कृत भाषा से लिए हुए हैं, संस्कृत से हिंदी में एज इट इज आए, उनको संस्कृत तत्सम शब्द कहा गया। हम देख लेते हैं अलग अलग। पहला था स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। तत्सम शब्द मतलब संस्कृत के शब्द, संस्कृत के शब्द जो बिना परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होते हों, उनको क्या कहेंगे? तत्सम कहेंगे। दूसरे ही पल तद्भव को क्या बोलेंगे? हिंदी के ऐसे शब्द जो परिवर्तन करके उसमें चेंजेस करके हिंदी में बनाया गया हो, इट मीन्स वो तद्भव कहलाएंगे। परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त होने वाले, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें ताम्र। अब ताम्र शब्द संस्कृत का तत्सम है, जब इसको तद्भव बनाया गया तो वहां लिखा जाने लगा तांबा। जानते हैं हम लोग। इसी प्रकार से स्वर्ण, ये तत्सम है और इसको जब तद्भव बनाया गया तो वहां लिखा गया सोना। क्लियर। इसी प्रकार से चंद्र, और तद्भव में हमने लिखने लगे चांद। इस प्रकार से वहां शब्दों के अंदर परिवर्तन करके तत्सम तद्भव को पहचाना जाता है। क्लियर। इसके बाद में था देशज। देशज मतलब स्थानीय शब्दों को देशज कहा जाने लगा। देशज मतलब क्या हुआ? स्थानीय भाषा के शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, पगड़ी, साफा, गाड़ी, इस प्रकार से जो स्थानीय शब्द है वो देशज कहलाने लगे, देशी भाषाओं से संबंधित। विदेशज मतलब बाहर की भाषाओं से संबंधित जो शब्द थे वो विदेशज के श्रेणी में आए, चाहे अंग्रेजी भाषा के हो, चाहे उर्दू के हो, चाहे अरबी के हो, चाहे चाइना के हो, चाहे पुर्तगाली हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रेंच हो, वो सारे के सारे शब्द विदेशज के कहलाने लगे। तो यह लिख देंगे हम विदेशी भाषाओं से संबंधित। इसके बाद में हुआ आपका संकर शब्द। संकर मतलब दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर के बनने वाले, दो भिन्न भिन्न
भाषाओं से मिलकर बनने वाले जो शब्द हैं वो हमारे संकर शब्द कहलाने लगे, जैसे डाक गाड़ी, रेल गाड़ी, डाक घर। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको डिवाइडेशन कर सकते हैं। इसके बाद में आया हमारे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर 3 प्रकार के भी आपको संक्षिप्त में बताया था। कौन कौन से? रूढ़। तो रूढ़ जो है, रूढ़ मतलब परंपरागत तरीके से चले आने वाले, जिसमें कोई किसी प्रकार की टूट फूट नहीं होती, जिसमें किसी प्रकार का विच्छेद नहीं किया जा सकता। जैसे जल शब्द है, अब जल शब्द को अगर मैं अलग अलग करूंगा तो फिर इसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इसलिए जो जैसा है, जिन शब्दों में किसी प्रकार से अलगाव नहीं कर सकते, उनको अलग नहीं कर सकते, ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्दों की श्रेणी में रखा जाने लगा। दूसरे नंबर पे था यौगिक। अब ये यौगिक क्या है भाई? यौगिक का मतलब हुआ किसी के योग से मिलकर बनने वाले, किसी के योग से मिलकर बनने वाले। अब किसके योग से बने? अब इसमें आने लगे आपके संधि से बनने वाले शब्द, इसमें आने लगे समास से बन करके जिन शब्दों का निर्माण हुआ हो, उपसर्ग से मिलकर के बनने वाले शब्द और प्रत्यय से मिलकर के बनने वाले शब्दों को भी हम यौगिक श्रेणी में रखने लगे, क्योंकि इनमें शब्दों को जोड़ करके एक नए शब्द का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आया आपका योग रूढ़। योग रूढ़ का मतलब, रूढ़ मतलब हुआ परंपरागत, योग मतलब किसी के सहयोग से भी बने। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ बहुव्रीहि समास वाले उदाहरण। कौन से समास वाले? बहुव्रीहि समास वाले उदाहरण, क्योंकि इनका एक विशिष्ट अर्थ होता है, ये विशेष अर्थ प्रदान करने वाले होते हैं। जैसे जलज। अब जलज शब्द सुनते ही मालूम होता है कि जलज किसे कहा जाता है? जलज सिर्फ और सिर्फ कमल के लिए कहा जाता है। तो ये कमल के लिए विशेष रूप से शब्द बनाया गया। तो विशिष्टता को देने वाले जो शब्द हैं वो योग रूढ़ की श्रेणी में रखे जाने लगे। नेक्स्ट इसके बाद में था हमारा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर आपको पहले ही बता दिया गया। पहला हुआ सार्थक शब्द। सार्थक मतलब ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता हो। और दूसरे नंबर पे आया हमारा निरर्थक शब्द। निरर्थक मतलब जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता। इसमें हो गया आपका समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द मतलब एक जैसे अर्थ देने वाले, वो समानार्थी शब्द कहलाए। इसके बाद में हो गया विलोम। विलोम मतलब कि विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाने लगा, लेकिन अर्थ तो निकलता ही है। अनेकार्थी शब्द कि एक ही शब्द के कई सारे अनेक अर्थ प्रदान करने वाले अनेकार्थी कहलाने लगे। इसके बाद में आए एकार्थी, एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले, इसके अलावा कोई दूसरा अर्थ निकले ही नहीं। इस प्रकार के शब्दों को एकार्थी के अंदर रखा गया। नेक्स्ट इसके बाद में आया समरूपी भिन्नार्थक या समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। एक जैसे शब्द जो देखने और सुनने में एक जैसे लगे, इट मींस इस प्रकार के शब्दों को हम क्या कहने लगे? समरूपी शब्द कहने लगे। इसके बाद आया आपका शब्द युग्म। शब्द युग्म मतलब दो शब्दों के आपस में जोड़े, रोटी कपड़ा, मुख चंद्र, है ना, चंद्र सूर्य। तो इस प्रकार से जहां शब्दों के जोड़े हो वहां पर सार्थक शब्दों की श्रेणी में उनको रखा जाने लगा। नेक्स्ट आया निरर्थक मतलब रोटी वोटी खाई नहीं खाई, खाना वाना खाया नहीं खाया, जलवल पी लिया आपने। तो एक शब्द तो है सार्थक, लेकिन उसका प्रयोग निरर्थक शब्दों का हमेशा सार्थक शब्दों के साथ ही किया जाएगा, अलग से उसका प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता। इसलिए जिन शब्दों का किसी प्रकार का कोई अर्थ नहीं होता उनको हम निरर्थक श्रेणी के में रखने लगे। लास्ट आपका आता है प्रयोग के आधार पर कि ऐसे कौन से शब्द हैं जो प्रयोग
करने पर उसमें परिवर्तन किया जाता हो, तो एक को तो रख दिया हमने विकारी शब्दों की श्रेणी में और दूसरे को रख दिया हमने अविकारी शब्दों की श्रेणी में। विकारी मतलब जिनमें चेंज किया जा सके, जो चेंजेबल हो, और जिसमें चेंज नहीं किया जा सके, जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सके, तो वो क्या कहलाएंगे? अविकारी शब्द। तो यहां पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सभी परिस्थिति के अनुसार, कर्ता के अनुसार हमेशा परिवर्तन होगा। बालक जा रहा है, इट मीन्स वहां पर एक बालक जा रहा है, इसलिए क्रिया जा रहा है लगाया गया। बालक जा रहे हैं, वहां पर दूसरे पल वो बहुवचन में कन्वर्ट हो गया, तो हमने क्रिया को परिवर्तित कर दिया। तो जिन शब्दों को प्रयोग के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है उनको विकारी में रखा गया। अविकारी मतलब जिन शब्दों में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता उनको हम अविकारी शब्दों की श्रेणी में रखने लगे। तो इसमें क्रिया, विशेषण, अव्यय, उपसर्ग, इन शब्दों को इसके अंदर शामिल किया जाने लगा। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने शब्द और पद के बारे में विशेष अध्ययन किया, शब्द की परिभाषा जानी, अर्थ जाना, शब्दों के प्रकारों का संक्षिप्त परिचय के साथ साथ विस्तृत परिचय के बारे में जाना, और पद क्या है और शब्द और पद में क्या खास अंतर या क्या समानता होती है, उन सब चीजों के बारे में आज के हमने लेक्चर में जानने की कोशिश की। आशा करता हूं कि आपको शायद लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद।